हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंक बापू विलन हाउस की ऑप्शन में बस टॉप 3 टायर्स ही बच गए थे, जिसमें टॉप 3rd टायर था एक फ्लेम स्वॉर्ड, जिसकी मास्टर लू फेंग ने बोली बढ़ाते हुए 15 बिलियन तक पहुंचा दी थी। लेकिन मास्टर लू फेंग के साथ साथ मास्टर कियान भी उस फ्लेम स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर लू फेंग उस रेड फ्लेम स्वॉर्ड की कीमत को और ज्यादा बढ़ाते हुए 20 मिलियन लगा देते हैं, जो देखकर तो मास्टर कियान के साथ साथ वहाँ पे उसका बेटा भी हैरान हो गया था। इवन बाइटन के पिता भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, आखिर ये पर्सन कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके पास इतने रिसोर्सेज कहां से आए, जो हमारी सिटी की टॉप 3 फैमिलीज भी इसका सामना नहीं कर पा रही। वहीं 20 मिलियन को सुनकर वहां पे बैठे हुए सभी लोगों में खुसर शुरू हो गई थी। लेकिन अब बेचारे मास्टर कियान में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो बोली को 20 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ा सके। ये देखकर मिस लिंगबा के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, अब जब बोली कोई भी आगे नहीं बढ़ा रहा तो ये रेड स्वॉर्ड फिल्म इन जेंटलमैन की हुई। और ये कहकर मिस लिंगबा ने वो रेड फिल्म स्वॉर्ड मास्टर लू फेंग की तरफ बढ़ा दी थी, जैसे मास्टर लू फेंग ने भी लेते हुए खुशी अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। उसके बाद मिस लिंगबा वहाँ पे सेकंड लास्ट टायर को बाहर निकालती है, जो कि एक हाई ग्रेड का मिस्टिकल वेपन था। और इस वेपन को भी उस रेड फ्लेम स्वॉर्ड की तरह ही मास्टर चीहू ने ही रिफाइन किया था। पर अभी मिस लिंगबा वहाँ पे उस मिस्टिकल वेपन की खूबियां बता ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर लू फेंग पहले ही उसके ऊपर बोली लगाते हुए कहते हैं 20 मिलियन गोल्डन कॉइन्स। ये देखकर तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों को पहले से भी बड़ा झटका लगता है और वो सभी के सभी हैरान होते हुए आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, मुझे लगता है ये पसंद किसी को भी ये टॉप के टायर्स नहीं खरीदने देने वाला। और ऊपर से इसने डायरेक्ट 20 मिलियन गोल्डन कॉइन्स की बोली लगाकर वैसे ही सबकी बोलती बंद कर दी है। ये देखकर बेचारे मास्टर कियान भी वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, क्योंकि आज वो सोच के आए थे कि वो मास्टर चीहू के रिफाइन किए हुए वेपन्स में से किसी एक को तो हासिल करके ही जाएंगे। लेकिन मास्टर लू फेंग ने तो उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया था, जो देखकर मिस लिंगबा भी वहाँ पे स्माइल करके सभी मेजर फैमिली से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या आप में से कोई इसकी बोली बढ़ाना चाहेगा। लेकिन उन सभी की तो पहले ही बोलती बंद हो चुकी थी, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे मिस लिंगबा को कोई भी जवाब नहीं देते। जो देखकर मिस लिंगबा वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, अब जब कोई भी इस मिस्टिकल वेपन के ऊपर बोली नहीं बढ़ा रहा तो ये मिस्टिकल वेपन भी इन्हीं जेंटलमैन का हुआ। और ये कहकर मिस लिंगबा ने वो मिस्टिकल वेपन भी वहाँ पे मास्टर लू फेंग की तरफ बढ़ा दिया था, जैसे सेम पहले की तरह मास्टर लू फेंग भी खुशी अपने स्पेस रिंग में रख लेते हैं। लेकिन अब सभी मेजर फैमिलीज को वहाँ पे मास्टर लू फेंग से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। इवन उन सभी को वहाँ पे मास्टर लू फेंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो सभी लोग ऑक्शन हॉल में मास्टर लू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे गुस्से का कारवा घूट भरते हुए वहाँ पे शांत बैठे हुए थे। खैर उसके बाद बारी आती है सबसे आखिरी टायर की, जिसके बारे में मिस लिंगबा वहाँ पे सभी को बताती है कि ये टायर आज के इस ऑक्शन का सबसे खास टायर होने वाला है। और ये कहकर मिस लिंगबा वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्टोन को बाहर निकाल कर वहाँ पे उसके बारे में सभी को बताते हुए कहती है कि हमारे पवेलियन हाउस ने इस मिस्टीरियस स्टोन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की है, जिसके बाद हम लोग बहुत ही मुश्किल से ये पता लगा पाए हैं कि ये मिस्टीरियस स्टोन लेजेंडरी स्काई फायर से रिलेटेड है। अब स्काई फायर का नाम सुना था कि वहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गए थे। इवन बाइटन भी वहाँ पे उस मिस्टीरियस स्टोन को काफी गौर से देखने लगा था, जबकि मास्टर लू फेंग भी वहाँ पे उस मिस्टीरियस स्टोन को देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इसी मिस्टीरियस स्टोन को तो बाय करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। पर मास्टर लू फेंग के साथ साथ बाकी सभी मेजर फैमिलीज भी वहाँ पे स्काई फायर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और उन लोगों ने भी वहाँ पे ठान ली थी कि वो इस मिस्टीरियस स्टोन को हासिल करने के लिए अपनी लिमिट्स को भी पुश कर देंगे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे अपनी लिमिट्स को बढ़ाने का सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले मास्टर लू फेंग भी वहाँ पे अपनी बोली बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं ये मिस्टीरियस स्टोन 30 मिलियन गोल्डन कॉइन्स में खरीदना चाहता हूँ। अब ये था वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए पूरे 440 वोट का झटका, क्योंकि उन सभी लोगों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मास्टर लू फेंग ने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो इसलिए अब वो इस टायर को नहीं खरीदेंगे। लेकिन मास्टर लू फेंग ने तो वहाँ पे उन सभी की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया था। लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ हन फैमिली का मास्टर हार नहीं मानता और वो उस मिस्टीरियस स्टोन की कीमत आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं इस मिस्टीरियस स्टोन के लिए 31 मिलियन गोल्डन कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। जो देखकर मास्टर लू फेंग ने वहाँ पे डायरेक्ट उस मिस्टीरियस स्टोन की बोली को आगे बढ़ाते हुए उसकी कीमत वहाँ पे 40 मिलियन गोल्डन कॉइन्स लगा दी थी। 40 मिलियन का सुनकर तो बेचारे हन फैमिली के मास्टर की हालत भी खराब हो गई थी। वहीं वहाँ पे बैठे हुए बाकी आम लोगों को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस ऑक्शन हाउस में किसी टायर के ऊपर 40 मिलियन गोल्डन कॉइन्स से भी ज्यादा की बोली लगाई जा रही है, जबकि उन लोगों ने एक साथ इतना सारा पैसा देखा भी नहीं था हमारी तरह। तभी मिस लिंगबा वहाँ पे एक बार फिर से मेजर फैमिली से सवाल करते हुए पूछती हैं, क्या आप में से कोई 40 मिलियन से ज्यादा की बोली लगाना चाहेगा। लेकिन इस बार भी सेम पहले की तरह उन सभी की बोलती वहाँ पे बंद हो चुकी थी और उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। ऊपर से मास्टर लू फेंग वहाँ पे पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि अगर यहाँ पे एक बार फिर से कोई बोली बढ़ाता है तो वो भी बोली आगे बढ़ाते हुए 50 मिलियन गोल्डन कॉइन्स लगा देंगे। खैर वहाँ पे किसी को भी बोली बढ़ाते हुए ना देखकर मिस लिंगबा वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, अब जब कोई भी यहाँ पे इस टायर की बोली नहीं बढ़ा रहा तो ये टायर भी इन्हीं जेंटलमैन को जाता है। और ये कहकर मिस लिंगबा ने वहाँ पे वो मिस्टीरियस स्टोन भी मास्टर लू फेंग की तरफ बढ़ा दिया था, जैसे मास्टर लू फेंग ने भी वहाँ पे अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था। और इस मिस्टीरियस स्टोन को पाकर वहाँ पे मास्टर लू फेंग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बाइक ने उन्हें जो टास्क दिया था वो उन्होंने पूरा कर लिया था। उसके बाद मिस लिंगबा वहाँ पे उस ऑक्शन को एंड करने की अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि जिस किसी का भी हिसाब बाकी रहता है वो अकाउंट रूम में आकर अपना हिसाब किताब क्लियर कर ले। मिस लिंगबा की अनाउंसमेंट करते ही हन फैमिली का मास्टर अपने अलग के साथ बहुत ही गुस्से से वहाँ से निकल गया था, जो देखकर बाइटियन वहाँ पे खुद से ही कहता है ये हन फैमिली का मास्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, कहीं ये अपने गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ही ना कर दे। लेकिन कोई
कोई बात नहीं, अगर इसने मास्टर लू फेंग के साथ पंगा लेने की कोशिश भी की तो इसका क्या अंजाम होगा ये सोच भी नहीं सकता। और ये कहकर बाइटियन भी वहाँ पे लिंगार को लेते हुए निकल गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है में मिस लिंगबाओ के अकाउंट रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही बाइटियन पहुंचा तो उसे देखकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से बाइटियन से कहती है, तुम्हारी दी हुई एलेक्सेस 8 मिलियन गोल्डन कॉइन्स में बिकी थी, जिसमें से 6 मिलियन गोल्डन कॉइन्स का तुमने वो डेथ तलिस्मान खरीद लिया था, तो ये रहे तुम्हारे बाकी के 2 मिलियन गोल्डन कॉइन्स। और ये कहकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे बाइटियन की तरफ एक कार्ड बढ़ाती है, जिसे जैसे ही बाइटियन वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है तो उसे मिस लिंगबाओ वहाँ पे पीछे खींचते हुए बाइटियन से कहती है, अभी बहुत ही लंबी रात बाकी है, इसलिए अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो हम दोनों ये रात एक साथ गुजारते हुए अपनी बोरियत को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन उसके हाथ से वो कार्ड लेकर वहाँ से जाते हुए उसे कहता है, माफ करना पर मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाइटियन के वहाँ से जाती एल्डर यू भी वहाँ पे बाहर आ गया था, जो कि वहाँ पे मिस लिंगबाओ से कहता है, ये पसंद मुझे कहीं से भी कोई आम पसंद नहीं लग रहा, लेकिन नहीं ये कैसे आपकी बेइज्जती करते हुए यहाँ से चला गया। जिसमें मिस लिंगबाओ भी वहाँ पे अपने एल्डर से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लड़का वाकई कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि वैसे भी अल्टीमेट स्पिरिचुअल बॉडी आम देखने को नहीं मिलती, एक बार बस ये मेरे हाथों में लग जाए तो इसकी अल्टीमेट स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर मेरा राज होगा। अब समझ आया क्यों ये बाइटियन को रात बिताने के लिए कह रही थी, असल में ये बाइटियन से उसकी अल्टीमेट स्पिरिचुअल बॉडी हासिल करना चाहती है। खैर बाइटियन को वहाँ से जाते हुए देखकर मिस लिंगबाओ वहाँ पे खुद से ही कहती है, ये जितना चाहे मर्जी मुझसे दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में तो इसे मेरे पास आना ही होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से होते हुए मास्टर लू फेंग अल्केमी एसोसिएशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में क्यान फैमिली और हन फैमिली के मास्टर दोनों ही मास्टर लू फेंग के रास्ते में आते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर मास्टर लू फेंग वहाँ पे दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पे मुझे लूटना चाहते हो। जिसपे मास्टर क्यान वहाँ पे मास्टर लू फेंग से कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, अब तुम चुपचाप हमारी बात मानते हुए टॉप 3 टायर्स को बाहर निकाल कर उन्हें हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने यहाँ पे हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम कल का सूर्य नहीं देख पाओगे। मास्टर क्यान की ये बात सुनकर मास्टर लू फेंग उससे कहता है, ओ तो तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। जिसपे मास्टर क्यान उसे कहता है कि अपने वो टायर्स हमारे हवाले करते हुए चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे फालतू की कोई बहस नहीं करना चाहता। मास्टर क्यान की ये बात सुनकर मास्टर लू फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, क्या तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो, अगर तुम मुझे जानते होते तो तुम शायद मुझसे इस तरह से बात नहीं करते। मास्टर लू फेंग की ये बात सुनकर मास्टर क्यान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्यों क्या तुम किसी रॉयल फैमिली के यंग मास्टर हो जो हम लोग तुमसे डरेंगे। और अभी मास्टर क्यान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक कि हम देखते हैं कि मास्टर लू फेंग अपने 4th ग्रेड के अल्केमी मास्टर वाले बैच को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे मास्टर क्यान को दिखाते हैं, जिसे देखते ही बेचारे मास्टर क्यान की हालत वहाँ पे खराब हो गई थी और वो डर के मारे वहाँ पे पीछे हटने लगा था, जो देखकर मास्टर लू फेंग वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहते हैं कि अब क्या हो गया, लो ना तुम तो यहाँ पे मुझसे मेरे टायर्स छीनने के लिए आए थे ना, तो अब जब मैं खुद अपने टायर्स तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ तो फिर तुम इन्हें क्यों नहीं ले रहे। वही मास्टर क्यान वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए मास्टर लू फेंग से पूछता है, क्या आप 4th ग्रेड के अल्केमी मास्टर हैं। जिसपे मास्टर लू फेंग हमें अपना सर हिलाते हैं और ये देखकर ही मास्टर क्यान और हन फैमिली के मास्टर की हालत ही वहाँ पे खराब हो गई थी। अब उन दोनों मास्टर्स को वहाँ पे एहसास हो रहा था कि अनजाने में उन दोनों ने कितनी बड़ी मुसीबत अपने मोल ले ली है। वहीं हन फैमिली का लीडर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने सुना है कि 4th ग्रेड के अल्केमी मास्टर के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो अपनी उस पावर का यूज करते हुए हमारी पूरी हन फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करवा सकता है। वहीं उन लोगों को वहाँ पे इस तरह से डरते हुए देखकर मास्टर लू फेंग उन लोगों से कहते हैं, क्या हो गया तुम लोगों को, तुम लोग मुझसे इस तरह से डर क्यों रहे हो, तुम लोग तो वही हो ना जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे धमकी देते हुए कह रहे थे कि अगर मैंने अपने टायर्स तुम्हारे हवाले नहीं किए तो मैं कल का सूरज ही नहीं देख पाऊंगा, तो अब तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे, जबकि मैंने तो अभी तक अपने टायर्स तुम लोगों के हवाले नहीं किए। मास्टर लू फेंग की ये बात सुनकर मास्टर क्यान अचानक कि वहाँ पे मास्टर लू फेंग के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगा था। अपने पिता को वहाँ पे इस तरह से मास्टर लू फेंग के सामने झुकते हुए देखकर उसका बेटा भी वहाँ पे मास्टर लू फेंग के सामने झुकते हुए माफी मांगने लगा था, जो देखकर मास्टर लू फेंग वहाँ पे मास्टर क्यान के और ज्यादा मजे लेते हुए उससे कहता है कि तुम इस तरह से मुझसे डर क्यों रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे धमकी दे रहे थे ना। मास्टर लू फेंग की ये बात सुनकर मास्टर क्यान वहाँ पे अपना सर ऊपर उठाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और ये कहकर वो वहाँ पे खुद ही अपने मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगा था, मैं हूँ एक घटिया किस्म का आदमी, किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं हन फैमिली के लीडर भी आगे बढ़ते हुए मास्टर लू फेंग से माफी मांगने की कोशिश करता है, जो देखकर मास्टर लू फेंग उसे भी वहाँ पे अपने सामने झुकने के लिए कहते हैं। मास्टर लू फेंग की ये बात सुनकर हन फैमिली का वो लीडर भी वहाँ पे मास्टर लू फेंग के सामने झुकते हुए उनसे माफी मांगने लगा था, जो देखकर मास्टर लू फेंग वहाँ पे उन चारों से कहते हैं, तो तुम लोग मुझसे मेरे 80 मिलियन के टायर्स को चुराना चाहते थे, लेकिन अब तुम लोगों को ही मुझे मेरे उन टायर्स की कीमत वापस लौटानी होगी, और यही तुम लोगों की गलती की सजा है। मेरी बात याद रखना, मैं अगले 5 दिनों तक तुम्हारी सिटी के अल्केमी एसोसिएशन में ही रुकने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे इन 5 दिनों के अंदर 80 मिलियन गोल्डन कॉइन्स नहीं दिए तो मैं तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। और ये कहकर मास्टर लू फेंग ने वहाँ पे अपनी पावर के यूज करते हुए उन सभी को उड़ाते हुए वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था, जिसके बाद मास्टर लू फेंग चुपचाप वहाँ से निकल गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर लू फेंग के जाने के बाद मास्टर क्यान और मास्टर हन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो सिर्फ 5 दिनों के अंदर
80 मिलियन गोल्डन कॉइन्स का इंतजाम कहाँ से करेंगे। इवन अगर वो दोनों फैमिलीज अपना सब कुछ बेच भी देती तो फिर भी वो दोनों मिलकर भी 80 मिलियन गोल्डन कॉइन्स का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन तभी हन फैमिली का एल्डर अपने लीडर को आइडिया देते हुए कहता है क्यों ना हम लोग सू फैमिली की आयरन माइन के ऊपर अपना कब्जा कर लें और उसे बेचकर इस अलकेमी मास्टर के कहे हुए पैसे इसे लौटा दें। उस एल्डर के ये आइडिया दोनों फैमिली लीडर्स को काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन सू फैमिली की आयरन मैन के ऊपर कब्जा करना उनके लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जो काम वो लोग पिछले इतने सालों में नहीं कर पाए थे वो सिर्फ 5 दिनों में कैसे कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब उनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग भी सू फैमिली के आयरन मैन के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए थे। और वही एल्डर वहाँ पे उन दोनों मास्टर्स को आइडिया देते हुए कहता है वैसे भी सू फैमिली का लीडर लियो जी इस लेडबू सिटी में आया हुआ है, तो इसलिए अगर हम उसे यहीं पे किडनैप कर ले तो पूरी सू फैमिली हमारे अंडर आ जाएगी। उस एल्डर के ये आइडिया उन दोनों ही मास्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है और मास्टर क्यान वहाँ पे मास्टर हन से कहता है आपका ये एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहा है और लो जी को किडनैप करने की सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल सुबह तक लो जी हमारे कब्जे में होगा। जिस पे हन फैमिली का मास्टर भी मास्टर क्यान से कहता है ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ध्यान रखना किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। जिस पे मास्टर क्यान भी हमें अपना सर हिलाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जैसे मास्टर लो जी वहाँ पे बहुत ही तेज से पार करते हुए वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा था कि इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर क्यान जरूर उनके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि अभी मास्टर लो जी वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने पीछे एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहती है लो जी तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो। उस आवाज को सुनकर मास्टर लो जी भी वहाँ पे एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक मास्क वाला आदमी उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच गया था, जिसे देखकर मास्टर लो जी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गए थे और उसे देखते ही वो डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी एक ही झटके में मूव करता हुआ सीधा वहाँ पे मास्टर लो जी के सामने आ गया था और इसी के साथ साथ वो मास्क वाला कल्टीवेटर वहाँ पे अपनी सूट लेकर मास्टर लो जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर अब मास्टर लो जी को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था। इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी फायर पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगे थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।